हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, तो हम जो सॉल्व करेंगे या हम जो बताएंगे ये बिल्कुल ही मतलब वैसा ही रहेगा, बट जो डिफाइन करेंगे वो आपको सिंपली क्या करना है, याद कर लेना। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर साल जेईई मेन में, तो हर साल क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले साल देख भी सकते हैं, 2019 में हर एक सेट में क्वेश्चन आए हुए थे, और इसके पहले भी आए हुए हैं। जेईई एडवांस की बात करें या जेईई मेन्स की बात करें, या हो सकता है आपके भी एग्जाम में चाहे यूपीटी हो चाहे बीएचयू बीएससी हो, क्योंकि आने का चांसेज है। क्योंकि है क्या कि जो क्वेश्चन इधर का देते हैं जेई एडवांस का जेई मेंस का, वही क्वेश्चन इसमें दे देते हैं। तो ये आपका डेफिनेटली चांस बनता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, तो इसमें एक पेज पे पूरा लिख दिए हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे समझाएंगे भी, और क्या करना है, सिंपल इसको याद कर लेना, या आप कहीं दीवार वाल पे चिपका के याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो आप इजिली कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे जो जेई एडवांस और जेई मेंस में दोनों में आया हुआ है। तो देखिए, दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़े भी होंगे क्रेमर्स रूल, या जैसे अगर हम इसको जनरल टर्म में डिफाइन करें, तो ये जो है हमारा 3D के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, 3D मतलब 3 वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 इक्वल टू डी1। ठीक है, यहाँ पे ax2 बी वाई2 सी जेड2 इक्वल टू डी टू। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिख दिए हैं। एक बार क्या करेंगे, फिर इसके बाद जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं इसमें से। तीसरा क्या होगा, ax3 हो जाएगा, by3 हो जाएगा और cz3 हो जाएगा इक्वल टू d3। ठीक है, अब हम किसको होमोजीनियस बोलेंगे और किसको नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इक्वेशन है। जैसे आप पढ़ते होंगे, आप 2 इक्वेशन पढ़ते होंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे या मान लीजिए कि 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 वेरिएबल वाला पढ़ते हैं। यहाँ पे जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, 3 वेरिएबल की बात करेंगे। तो 2 वेरिएबल वाले में आप तो इजिली सॉल्व कर लेते होंगे कि जो पूछता है कि मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, या मतलब मतलब जीरो सोल्यूशन क्या होगा, या नॉन जीरो सोल्यूशन क्या होगा, ये सब आप इजी सॉल्व कर पाते होंगे 2 वेरिएबल में। लेकिन 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जेईई मेन में जेईई एडवांस में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको एक बार समझेंगे और इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, या जो भी पहले सीखे हैं उसको आप मतलब वैसे भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो इससे भी आप सॉल्व कीजिएगा और उससे भी सॉल्व कीजिएगा, जो आसान लगे उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 3 इक्वेशन लिख दिया है, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 इक्वल टू d1। ठीक है, यहाँ पे d1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2 है, तो वैसे ही यहाँ पे एक कांस्टेंट है। d1 d2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें a b c की बात करें, तो यहाँ पे a b c क्या है, इसका कोफिशियंट है। किसका है, x1 वेरिएबल का है, y1 का है, z1 का है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी मतलब अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ये हमें नहीं मतलब देखना है। जो मेन है कि ये हमारा 3 इक्वेशन है, तो हम कब बोलेंगे कि होमोजीनियस है, कब बोलेंगे कि नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखा है कि ax इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए हमारा क्या है, ए हमारा मैट्रिक्स है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हम इसको बात करें यहाँ पे a1 x1 लिखें, जैसे इसको थोड़ा सा और जनरल टर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 x1 प्लस b1 y1, मतलब जो a है उसको हम a1 लिखेंगे, यहाँ पे a2 लिखेंगे, यहाँ पे a3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, जैसे जो y2 है उसके साथ कोफिशिएंट भी वेरिएबल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो a हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो मैट्रिसेज है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, जो ऐसा है मतलब जो इक्वेशन में लिखा गया वैसे ही आपको लिख देना। तो यहाँ पे आपका पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका c1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a2 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, c2 लिखेंगे। यहाँ पे तीसरे वेरिएबल की बात करें, मतलब तीसरे इक्वेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, a3 लिखेंगे, b3 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, c3 लिखेंगे। ठीक है, ये आप पढ़े भी होंगे। x क्या है हमारा, यहाँ पे जो अभी सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे x1 y1 और z1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x y z है, ये वेरिएबल है, तो हम इस तरह लिख देते हैं। और ये हमारा 0 क्या क्या मतलब है, यहाँ पे तो मैट्रिसेज में पढ़े होंगे, 0 मतलब जो 0 के बराबर होता है वो 0 से इक्वेट कर देंगे, नल मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारा, इसको इस फॉर्म में लिखना रहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो d1 d2 d3 का वैल्यू है, मतलब जो आरएचएस वाली वैल्यू है, जो आरएचएस में वैल्यू है d1 d2 d3, यहाँ पे d1 d2 और d3,
का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तब हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, D1 D2 का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे D1 D2 D3 का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो ये तो इस केस के लिए है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि AX इक्वल टू B, ठीक है, और B मतलब क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि D1 का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये तो बराबर रहेगा, मतलब जो लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा रहेगा D1 का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 लिख देंगे, 2 रहेगा 2 लिख देंगे, 3 रहेगा तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया कि होमोजीनियस किसको बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस किसको बोलेंगे, जो आरएचएस वाली वैल्यू होती है इक्वेशन के, अगर 0 हो गया तो होमोजीनियस बोलेंगे, अगर नॉन 0 है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब उसके आगे आ जाता है कि अब डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में पूछा ही रहता है कि नॉन ट्राइवियल रहेगा तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, मतलब अल्फा का वैल्यू पूछ देगा या ट्राइवियल के केस में पूछ देगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस के केस में 2 कंडीशन बनते हैं, ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल। ठीक है, होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब हमारा राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, हमारा 0 होगा, मतलब D1 D2 D3 का वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन हमने दिखा दिया है कि ट्राइवियल सोल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइवियल सोल्यूशन। ट्राइवियल सोल्यूशन का इसको एक तरह से और बोला जाए तो नॉन जीरो सोल्यूशन बोलते हैं, और बोला जाए तो क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। अगर ये तीनों वर्ड यूज हुआ है और क्या कंडीशन है, नॉन होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस। सबसे पहले क्या देखना है आपको, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। फिर उसके बाद क्या देखना है, होमोजीनियस में ट्राइवियल है कि नॉन ट्राइवियल। अगर ट्राइवियल है तो आप देख लेंगे, ट्राइवियल को इस तरह से भी बोला जा सकता है, जीरो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। अगर ये तीनों वर्ड यूज किया गया है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, मतलब जो ये मॉड ए है, मतलब ये जो ए वैल्यू लिखे हैं मैट्रिसेस का, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या कर देंगे, 0 के बराबर नहीं करेंगे। तो यहां से एक जो कंडीशन आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि अगर नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन है, अगर होमोजीनियस क्वेश्चन में आप देख ले कि होमोजीनियस पूछा है, उसके बाद क्या दिया है, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन पूछा है या नॉन जीरो सोल्यूशन पूछा है। यहाँ पे जीरो सोल्यूशन था, यहाँ पे नॉन जीरो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पूछा है, तो क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कंडीशन है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम अभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आप इजिली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन याद कर लेंगे होमोजीनियस के केस में कि ट्राइवियल दिया रहता है और नॉन ट्राइवियल। ट्राइवियल का अलग नाम भी है, जीरो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। इसमें आपको क्या करना रहता है, जो कंडीशन अप्लाई करना है, ये क्या है, ये आपको याद करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कि एक कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे पूछ देगा कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे कि अल्फा, मतलब यहां से सॉल्व करें, अल्फा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5 आ गया, मतलब सॉल्व करने पे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि ये इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेन में भी आया हुआ है, जेईई एडवांस में आया है, सारे चीज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब नॉन ट्राइवियल में क्या है कंडीशन, इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 होगा। और ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉन ट्राइवियल दिया रहेगा, या क्या दिया रहेगा, नॉन जीरो सोल्यूशन दिया रहेगा, या क्या दिया रहेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर तीनों वर्ड यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा यहां तक कहानी समझ लिए। ठीक है, अब यहां पे ये नॉन होमोजीनियस वाला समझ लेते हैं इस केस को। ठीक है, एक बार बस समझना, इसके बाद 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉन होमोजीनियस की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे कि यहाँ पे जो आरएचएस वाली वैल्यू होती है, जिसे मतलब a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस C1 Z1 इक्वल टू D1 का वैल्यू क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। तो मतलब D1, यहाँ पे D1 हो गया, यहाँ पे D2 हो गया, यहाँ पे D3 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो देख रहे थे कि 0 हो जा रहा था इस वाले केस में, यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई वैल्यू होगा। ठीक है, इससे हमने नहीं मतलब है, हमें डायरेक्ट आंसर से मतलब है। ठीक है, हम ये बता दिए कि इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा सोल्यूशन इसी से आ जाएगा, बट डिटर्मिनेंट्स को 0 करेंगे, नॉन 0 करेंगे, उसी से हमारा कंडीशन आ जाएगा। और आपको याद क्या करना है वो देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है, इसमें 3 केस बनता है। पहला है, सबसे पहले क्या है, इसमें भी 2 तरह से डिवाइड किए थे, इसमें भी 2 तरह से पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक बार और डिवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ गया कि इनकंसिस्टेंट का वैल्यू क्या है, मतलब कंडीशन में दे दिया कि एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये नहीं बोलता है कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस, आपको दिया रहेगा, बस आपको आरएचएस वाला वैल्यू अगर 0 रहेगा, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू अगर 0 रहा तो क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। अगर हमारा जो कांस्टेंट का वैल्यू नॉन 0 मतलब 0 है तो क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन बनते हैं, इनकंसिस्टेंट
इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट को देखा जाए तो दो तरह से और डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट मान लीजिए कि इनकंसिस्टेंट का आ गया तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या रहता है कंडीशन, इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, एंड क्या होता है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट C1 C2 का अभी मतलब समझेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो को फैक्टर, हमने रैंक वाले क्वेश्चन किए हुए थे तो वहां पे बताए थे कि को फैक्टर किसे बोलते हैं, जो को माइनर होता है। मतलब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 दिया है, 1 2 1 दिया है, 1 1 1 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे, ये जो हमारा है क्या बोलते हैं, इसी को बोल रहे हैं C1। यहाँ पे ये जो है इसका जो अलग अलग आएगा वैल्यू, उसी को हम C1 C2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम देख भी लेंगे, या अभी हम समझेंगे एक बार और। अब दूसरा क्या रहता है, क्वेश्चन में कंसिस्टेंट नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट पूछा रहेगा कि यूनिक सोल्यूशन दिया है या आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दिया। देखिए यहाँ पे भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, बट इसका अलग मतलब है। क्यों मतलब अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये होमोजीनियस का कंडीशन है, और यहाँ पे जो यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस का कंडीशन है। तो ये ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ना है, नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है। उसके बाद देखना है कि यूनिक पूछा है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन पूछा है या इनकंसिस्टेंट पूछा है। तो अगर नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट पूछ लिया तो आप डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ए के बराबर कर देंगे, मतलब डिटर्मिनेंट्स आप ए इक्वल टू 0 कर देंगे, तो वहां से जो भी कंडीशन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या कैसे पूछेगा, यहां पे अगर एक तरह से देखा जाए तो इसको हम नो सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन, ठीक है। ये आप एक ऐड कर लेंगे, हमने छोड़ दिया है तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट अगर नॉन होमोजीनियस में पूछेगा तो यहाँ पे इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर पूछ दिया कि यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में पूछा तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। बट यहाँ पे एक इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो को फैक्टर है, यहाँ पे जो हम अभी देखे थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 1 1 1 है, 1 1 2 है, यहाँ पे 1 3 1 है, ठीक है। को फैक्टर किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक तो डिटर्मिनेंट्स ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक और हो जाता, मतलब 3x4 का मैट्रिक्स जो होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 0 1 होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो C1 C2 बोल रहे हैं, मतलब एक तरह से ये जो बन रहा है मतलब डिटर्मिनेंट्स, तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, ये जो मेन मैट्रिसेज है, ठीक है। और यहाँ पे को फैक्टर क्या होगा, जैसे ये 3x3 का ले लिए, या 3x3 का ये 3 ले लिए, सेलेक्ट कर लिए, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ये C1 है C2 है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने C1 C2 नाम ले लिया, ठीक है। तो ये भी इसका 0 होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में, बट इनकंसिस्टेंट में या नो सोल्यूशन में ये वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझना चाहते हैं एक बार चलिए और फिर से समझ लेते हैं C1 C2 का वैल्यू क्या है। मतलब अब देखिए यहाँ पे हमने साफ से लिख दिया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, यहाँ पे D1 D2 का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम जैसे हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो मैट्रिसेज है, मैट्रिसेज क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट होता है यही हम लिख देते हैं, ठीक है। A1 B1 C1, ये जो है आप पहले रो में लिख देंगे, दूसरे रो में लिख देंगे, तीसरे रो में लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, D1 D2 D3, मतलब जो कांस्टेंट का वैल्यू है इस तरह आप लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर C1 C2 का क्या है, जो हम बताए थे को फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये 2 ले सकते हैं, ठीक है, और एक ये ले सकते हैं, तो ये 3x3 बन गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं को फैक्टर, या जो C1 C2 हम रिप्रेजेंट किए हैं, जो भी बोलना चाहे आप अपने से याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये ले लिए और ये दोनों ले लिए, ठीक है, तो ये C2 हो गया। या क्या हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए, ये तीनों ले लीजिए, तो ये अलग हो गया। तो इसमें जो बताए थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या बताए थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए हमने लिखा था कि C1 मतलब जो C1 रहता है C2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। किसके केस में नहीं होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे नो सोल्यूशन एक बार ऐड कर लेंगे अपने से, ठीक है। अगर इनफाइनाइट दे दिया तो यही दोनों में अंतर रहता है। देखिए डिटर्मिनेंट्स आप ये 0 दोनों में है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बट एक अंतर है कि यहाँ पे जो C1 है C2 का वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब जो को फैक्टर है ये 0 के बराबर है, बट इस केस में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपका अलग हो सकता है इन दोनों सोल्यूशन से, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो जेई में आया हुआ है। तो हम जेई एडवांस का करेंगे पहले, फिर जेई मेंस पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 2000 में आया हुआ है जेई एडवांस में, ठीक है।
इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बताए थे आपको, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या बताना है कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आरएचएस में क्या है, 0 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब होमोजीनियस में क्या आता है, दो इक्वेशन आते हैं। यहाँ पे एक होता है ट्राइवियल होता है, एक क्या होता है, नॉन ट्राइवियल होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉन ट्राइवियल और ट्राइवियल का अलग अलग नाम भी हमने देखा है, तो वो याद कर लेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो देखिए ये वर्ड आया हुआ है तो इससे हम पकड़ेंगे। ठीक है, या हो सकता है इसका कुछ और नाम दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो अभी पढ़े थे अब इसको याद कर लेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपली इसके इक्वेट कर देंगे या जो कंडीशन दिया है उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब कौन सा है, यहाँ पे देख लेते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए कौन सा है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो नॉन ट्राइवियल वाला को ही बोला गया है नॉन जीरो सोल्यूशन, या इसको और बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों का नाम एक ही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, ये देख लेंगे कंडीशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सिंपली क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, जो पूछा है वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। पूछा क्या है, के का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसका कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो है वो लिख देते हैं, 1 हो जाएगा हमारा, माइनस के हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, के हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट -1 हो गया, जेड का कोफिशिएंट -1 हो गया। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। क्या करना है, 0 के बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब सिंपल क्या है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ये तो आप जानते ही है। यहाँ 1 हो गया, ये हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे भी ये हो गया। आप सिंपल क्या है, सॉल्व कर लेंगे, आपका कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए माइनस के हो गया और यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे देखिए के हो गया और प्लस हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 हो गया, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे क्या आ जा रहा है, -k का स्क्वायर आ जा रहा है, यहाँ पे और क्या आ रहा है, +k आ जा रहा है, यहाँ पे -k आ जा रहा है और क्या आ रहा है, -1 आ जा रहा है। इक्वल टू किसके आ गया, 0, यहाँ के कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल के स्क्वायर हो गया, ये -1 +1 मतलब +2, तो +1 बच गया, यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। तो के इक्वल टू क्या हो गया, +-1। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा तो है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर आप समझ रहे हैं उसको याद कर लिए एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे हम बता भी चुके हैं कि इसका अलग अलग नाम भी दे सकता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो उसको आप याद कर लेंगे एक बार अच्छे से लिख के या दीवार पे चिपका लेंगे। ये समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ही आसान है, आप देख भी सकते हैं कि 1 मिनट से अंदर सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो सेम ही है। यहाँ पे दिया क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखिए ये D1 D2 D3 क्या है, 0 है, मतलब होमोजीनियस है। ठीक है, पहला पहचान लिए। फिर क्या करना है, उसमें से देखना है कि कौन से कंडीशन में पूछा है। इसका 2 कंडीशन बताए, नॉन होमोजीनियस का कितना बताए, 3 कंडीशन बताए। सिंपली देख लेना, यहाँ पे दिखा है कि हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो पिछला साल के वही तो दिया गया है, उसका अलग नाम दिया था, नॉन जीरो सोल्यूशन दिया था, इसका नाम दे दिया है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो वही एक तरह से देखा जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो अभी पढ़े हैं। ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वही है। फिर कंडीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा पहला इक्वेशन है, तो यहाँ पे मतलब लिख लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट 1 है, वाई का क्या है, ए है, यहाँ पे जेड 0 है। तो यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को, अगर नहीं दिया तो आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, 0 टाइम्स क्या कर देंगे, जेड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ए जेड दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाला देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब 0 मान लेंगे। ठीक है, अब वाई का दिया है 1 होगा, जेड का क्या है, ए होगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करना तो क्या होगा, ए हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट वाई का 0 है कुछ है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसको क्या करना है, 0 के इक्वेट कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। मेन यहाँ पे पूछा है वैल्यू ऑफ ए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल अगर समझ रहे हैं तो। यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, -a हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे -a² हो गया, यहाँ पे आप इसको 0 के ही बराबर कर देंगे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो 0 है। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया,
यहाँ पे क्या है, ए क्यूब हो गया और इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ए क्यूब इक्वल टू -1 हो गया, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। जो भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, ये आसान मत समझिएगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, बस अगर आप समझ रहे हैं तो हमने जो बताया है एक रफ सीट पे या कहीं पे भी आप बार बार 1-2 दिन में लिखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। जो भी लोग जेई मेन या जेई एडवांस देने वाले हैं बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। चलिए अब जेई मेन्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो 2 था वो हमारा क्या था, जेई एडवांस के क्वेश्चन आए हुए थे, अब जेई मेन्स का देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखते ही आप पता चल जाएगा कि क्या है, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो आप क्या है, आप मतलब अपने से पता कर सकते हैं। यहाँ पे D1 D2 का वैल्यू क्या है, नॉन होमोजीनियस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है D1 D2 D3 का वैल्यू दिया गया है। फिर दूसरा क्या करना है, इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या बनता है, कंसिस्टेंट, इसमें 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक यूनिक होता है और क्या होता है, एक इनफाइनाइट होता है। तो आप देख लेंगे कौन सा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सबसे पहले क्या है, नॉन होमोजेनियस है। दूसरे में क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ ए लेमडा पूछा है, सच दैट, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि गिवन सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के क्या बताए थे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का भी क्या बताए थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 होगा और क्या होगा, यहाँ पे C1 मतलब जो को फैक्टर होगा इसका क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको एक बार लिखना चाहें उस फॉर्मेट में तो लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको जो मैट्रिसेज है इसको हम लिख रहे हैं इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे एक ये लगा देंगे, एक तरह से देखा जाए तो कॉलम बना देंगे, ठीक है। इसको इधर का D1 वाला वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहती, हम बस सिंपल आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे इक्वेशन में क्या है, 1 है, -2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट ही लिख रहे हैं डायरेक्ट, 1 है लेमडा है, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, लेमडा का वैल्यू है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, मतलब ये ही पूछा है, ए तो यही होगा, को फैक्टर के लिए ना ये लेना है। बट हमारा अगर आंसर इसी से मिल जा रहा है तो हमें दूसरा जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको 0 कर देंगे डिटर्मिनेंट्स को और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका अभी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पढ़ सकता है। यहाँ पे हो सकता है लेमडा ना दे के यहाँ पे दिया हो, जिसे आपका जो D1 D2 D3 का वैल्यू है, हो सकता है यहाँ पे 2 -4 और लेमडा दे दे और यहाँ पे आपका 4 दे दे। तब यहाँ पे इसको तीनों को सॉल्व करना होगा और इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहेगा ऐसा ही कि ये नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0, जो भी दिया रहेगा आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको क्या करना है, सिंपली डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर देना है। तो 2 हो गया, यहाँ पे -2 लेमडा हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे -1 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे +1 हो गया, ये लेमडा -1 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, +2 हो गया और क्या हो गया, यहाँ पे 1 + 2 हो गया, ठीक है। इसको 0 के इक्वेट कर देना है और क्या है, यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, -4 लेमडा हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे प्लस लेमडा हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये -3 लेमडा हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे -3 हो गया, इन दोनों को मिला के +3 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो +3 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा सिंपल, हमको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन दे यार, जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो, कुछ भी हो, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे BHU BSc को हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, थोड़ा सा घुमा फिरा सकता है, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए इसमें देख लेते हैं, इसमें दिया है ट्राइवियल करके दिया है, तो समझ रहे होंगे कि हम ट्राइवल नॉन ट्राइवल 2 चीज बताए थे, वो भी किसमें बताए थे, होमोजीनियस में बताए थे। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं D1 D2 D3 का वैल्यू क्या है, 0 है। पूछा है कि सेट ऑफ ऑल द वैल्यू, ठीक है। पूछा है के का कौन सी सारी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या है, कंडीशन लगाएंगे। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, आप याद करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे, जिनको भी नहीं याद है, तो ट्राइवल और नॉन ट्राइवल 2 बताए थे। इसका कंडीशन क्या होगा, इसको हम बोलते हैं 0 सोल्यूशन, या बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, या इसका मतलब जो वैल्यू होगा क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन हम निकाल लेंगे कि जो हमारा के का वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए कोफिशिएंट क्या है, 1 है x का, यहाँ पे -1 मतलब k है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको रख लेंगे, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार जरूर कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा समझ के, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या है, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया -3 हो गया, यहाँ पे +k हो गया। सिंपली इसको क्या करना है, आप सॉल्व कर देना है, यहाँ कुछ नहीं बताने लायक है। -k हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, +3k हो गया। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ये सब हाई लेवल के क्वेश्चन है जो जेई में आए हुए हैं हर साल। k -9 हो गया, यहाँ पे = 0 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + k हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे -k मतलब यहाँ पे +2k² हो गया, ठीक है। यहाँ पे +k और -9 = 0 हो जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक कुछ बन रहा है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। 2k² हो गया, +k तो 2k हो गया, -12 हो गया, = क्या हो गया, 0 हो गया। 2 कॉमन है तो सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये = 0 है, गलती से 0 मत कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर सब गलत आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k + 3 आ जाएगा और k -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, k का वैल्यू क्या आएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और = 0। ये मत भूल जाइएगा, बार बार हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मत गलत कीजिएगा, एग्जाम में आंसर दोनों दिया रहता है। देखिए यहाँ पे अगर k = 2, यहाँ पे यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और -3 देखिए यहाँ पे पहला ही मतलब जो देखे तुरंत अगर जो 0 लगाएंगे तुरंत आंसर ये हो जाएगा। बट आपको क्या देखना है, इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो रियल नंबर है उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही हमारा k का वैल्यू होगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 मतलब इन दोनों को छोड़ के जितना भी वैल्यू होगा वो हमारा k का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद ऑप्शन दिया है क्या, ये इसके छोड़ के, तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे r -2 -3 हो जाएगा आपका आंसर। ये मत कीजिएगा 2 -3, ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा जरूर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब जो क्वेश्चन कल दिए थे उसको हम देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी आपको याद करने के लिए दे लेंगे, जिससे कि आप एक बार याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में मतलब आसान हो जाएगा, अगर उस प्रॉपर्टी का हेल्प लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये कल क्वेश्चन दिए थे, बहुत से लोग आंसर ही कुछ लोग नहीं बताए, कुछ लोग क्या सभी लोग नहीं बताए, ठीक है। पता नहीं सॉल्व करते हैं कि नहीं, हमें भी नहीं पता, बट सॉल्व किया करिए तभी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट हमारे कराने से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्यों हम दिए थे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे ये इसका प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए हम दिए थे। बहुत से लोग होंगे क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप करके भी देख भी सकते हैं, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, ऐसे भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने से सॉल्व कीजिएगा एक बार। अब देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक सबसे पहले क्या करेंगे, आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स लेंगे, या तो आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और बी दोनों में टाइम जो लगेगा आप बता सकते हैं कमेंट में अगर करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ था नहीं बट दे दिए थे कि बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी याद ही नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता कि थ्योरी में लिखा है तो इसका यूज कहाँ होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -2 हो गया और ये 0 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, -14 हो गया, ये क्या हो गया आपका -6 हो गया, ये -6 + 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए गलती हो गई, यहाँ पे -1 होगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ पे +6 हो जाएगा, +6 + 6 12 हो गया, -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, शायद 8 आता है तो यहाँ पे जो भी आएगा -16 आंसर आ जाएगा। आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें जो बताने लायक था वो हम बता दिए। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारी प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। दीवार पे चिपका लेंगे जो लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखे हैं, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी एक जगह पे लिख दिया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कल इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्वेश्चन देखा था कि कैसे आसान से मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे सारी प्रॉपर्टी को। यहाँ पे ये जो है लास्ट में कभी कभी हो सकता है कि ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में पूछ दे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या आप कहीं कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये देखिए जो अभी सॉल्व किए थे, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, ठीक है। तो क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब बस समझ लीजिए, क्योंकि अब क्या होता है जब आप ऑब्जर्व करना लगेंगे ना तो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। और
कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप फील लेने लगे, मतलब अच्छा लगने लगा सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप उसमें कमांड हो जाएगा आप उस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगेंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल दिए थे। तो देखिए यहाँ पे बहुत से लोग, कुछ लोग ट्राई किए होंगे लेकिन आंसर बताने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, बट बताया करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब जो C1 C2 जो प्लस माइनस बताए भी हुए थे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक हमें कॉमन मिलेगा। देखिए इनको सारे को ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मतलब सिमिलर टर्म बन रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 टाइम साइन 2x हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, C1 को लिख रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, सबको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सब जगह यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे साइन कास स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस कास स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू साइन 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर x आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 4 साइन 2x, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे जो भी आ रहा होगा, मेन हमें यहाँ वाला जो प्लस माइनस करना है यहाँ पे है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर x 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 साइन 2x, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इससे कितना आ रहा है। यहाँ पे हमने अलग से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, R1 को करेंगे R1 माइनस R2 करेंगे, और R2 को करेंगे R2 माइनस R3, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 25 आएगा आंसर, मतलब ये इस डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया, तो ये 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पहले केस में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लस 4, अब हमें पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ये आप पढ़े भी होंगे। और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, -1, तो ये -1 से 1 के बीच में लाइज करता है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा मैक्सिमम के केस में। तो यहाँ पे रख लेंगे 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 250 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरे वाले केस में देखा जाए तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 4 हो जाएगा, और 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि मतलब एक तरह से अच्छा लगेगा। और क्या, और जो भी प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हैं, या जो भी टॉपिक हो हम अच्छा फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, जो भी है स्ट्रेट लाइन या जो भी है लोग बोल रहे हैं, तो हम उनका मतलब देखेंगे उस टॉपिक को। तो जैसा भी होगा आप बताइएगा कमेंट में। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।